दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिए थे, यानी अपनी एकीकरण की 3 क्लास हुई है। 3 क्लासेज में यानी अपन राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यानी 7 चरण पढ़े थे। जो पहला चरण जो यानी मत्स्य संघ बनाया गया था, जो दूसरा जो चरण बनाया गया था राजस्थान संघ बनाया गया था, तीसरा चरण जो संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान और जो 5वां चरण बनाया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है। फिर 6वां और 7वां चरण भी अपन कंप्लीट कर लिए थे। किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है उसकी अपन विस्तार से बात कर लिया है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए आज अपन एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं, नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं जो अपन लेते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला में, जो राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला, ठीक है। तो राजस्थान के दुर्ग अपन आज स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान में दुर्ग काफी है। राजस्थान में जो जैसे राजवंश रहा है, राजवंशों का जो इतिहास रहा है उनके अकॉर्डिंग अपन जो स्थापत्य कला देखते हैं तो दुर्ग भी काफी है। तो देखिए अच्छे अच्छे दुर्ग है, ठीक है, किले हैं, महल है, तो उनकी अपन बात करेंगे राजस्थान के जो दुर्गों की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज, देखिए जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो राजस्थान के 6 किले हैं, 6 दुर्ग हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बात बताने की कोशिश करूं, किले और दुर्ग अलग, यानी जो महल और दुर्ग अलग हो सकते हैं, या अलग अपन डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। महल जो रहने और जो सौंदर्य की दृष्टि से बनाए जाते हैं उनको अपन महल कह सकते हैं। जो दुर्ग बोल सकते हैं उसको वो जो होता है सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, ठीक है। तो अपन महल भी पढ़ेंगे और दुर्ग भी पढ़ेंगे। जैसे अपन आमेर जो किला है उसको महल कह सकते हैं। देखिए जो वो सुरक्षा की दृष्टि से यानी नहीं बनाया गया था, हालांकि उसमें भी काफी जो अच्छा काम किया गया था। अगर दुश्मन उसमें एंट्री कर जाए गलती से तो उसको निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसकी अपन बात करेंगे अभी। तो आज अपन बात करेंगे जो यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो राजस्थान के जो किले या जो दुर्ग शामिल किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये जो 6 किले हैं, 6 दुर्ग है, ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लासेज में जो और एक एक जो दुर्ग है उनके यानी विस्तार से पढ़ेंगे। तो राजस्थान के दुर्ग आज स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए 6 पर्वतीय जो किले हैं राजस्थान के, उनको यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनको कब किया गया था तो 2013 में इनको शामिल किया गया था। जो नोम पेन है शहर पड़ता है, ठीक है। यहां पर यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी उच्चाधिकारियों की, यहां पर जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में राजस्थान के 6 किलों को, 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब बात आती है कौन कौन से 6 किले हैं, तो उनको अपन एक एक पढ़ते हैं। 6 किलों का मैं नाम बताने की कोशिश करूंगा। जैसे गागरोन दुर्ग आता है, इंपॉर्टेंट दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, यानी रणथंबोर दुर्ग है, यानी जो आमेर का जो किला है, और जैसलमेर दुर्ग है। तो 6 किलों का नाम आपको याद रखना चाहिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से किले हैं राजस्थान के, तो 6 किले हैं। वापस एक बार मैं नाम बताऊं, जैसे गागरोन किला है, रणथंबोर किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, आमेर किला है, जैसलमेर किला है, ठीक है। और जो कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है तो कुंभलगढ़ किला है। तो ये 6 किलों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 6 के 6 आज पढ़ ले। अगर हो सका या लगा भाई क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही है तो फिर अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। एक बात मैं और बताने की कोशिश करूं आपको, जो किले अलग अलग जो दुर्ग है इनको जो अलग अलग तरह से अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे। या पढ़ने की कोशिश तो क्या करेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करूं। एक पुस्तक है शुक्र नीति, तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। जो पुस्तक है शुक्र नीति, इस पुस्तक में जो ये दुर्ग है अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं, यानी दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकारों की अपन बात करें, 9 प्रकार कौन कौन से हैं, 9 तरह के किले कौन कौन से होते हैं, मैं उनकी बताने की कोशिश करूं। एक तो गिरी दुर्ग होता है, ठीक है। गिरी दुर्ग आप समझते हो, गिरी जो पर्वत, ठीक है, जो पर्वतीय जो किला होता है, जो दुर्ग होता है, यानी पहाड़ी पर जो किला होता है वो जो कहलाता है गिरी दुर्ग।
दूसरे की बात करते हैं अपन जल दुर्ग, वो जो किला उसके आसपास जल रेखा हो, जल राशि हो, कोई नदी बह रही हो, कोई झील हो, ठीक है, वो उस किले को यानी अपन जल दुर्ग मान सकते हैं। 2 किलो की बात हो गई गिरि दुर्ग, और जो दूसरा है जल दुर्ग। तीसरा की बात होती है एरण दुर्ग। एरण अपन पढ़ते हैं यानी रणथंभौर किले के लिए। हालांकि अपन जो रणथंभौर किले की जो कहीं ना कहीं बात करते हैं, वहां पर मैं आपको एरण का शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश किया था। जैसे वहां का जो भाई उस किले तक पहुंचने के लिए रास्ता उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, और यानी जो जंगलों में हो, ठीक है। एरण जो जंगल का पर्यायवाची होता है, अपन पढ़ते हैं या आपको पता होगा। तो तीसरा प्रकार हो गया एरण दुर्ग। तो एरण का मतलब देखिए, आगे एक वन दुर्ग भी बताऊंगा आपको, तो आप वहां पर भी अपने को जंगलों वाला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो आप ये मत कर देना कि यार आप एरण में भी बता रहे थे। एरण दुर्ग होता है जहां पर जो पहुंचने का रास्ता उबड़ खाबड़ हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ठीक है। एक जो होता है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वो होता है कि जो मरुस्थल वाला, जो मरुस्थल में जो दुर्ग होता है वो धानवन दुर्ग कह सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे जैसलमेर किले को अपन मुख्य एग्जाम यानी इंपॉर्टेंट तरीके से मुख्यतः जैसलमेर किले को धानवन दुर्ग करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी जो एग्जाम्पल होंगे मैं आगे विस्तार से आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, ठीक है। बात आती है आगे, और जो वन दुर्ग की अभी मैं बता रहा था, जैसे वन दुर्ग ये जंगल जो वह किला उसके आसपास जंगल हो तो उसको अपन वन दुर्ग कह सकते हैं। एक जो आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ वह किला कि जिसके चारों तरफ खाई हो, ठीक है। जैसे अपन भरतपुर किले के लिए पढ़ सकते हैं, उसके चारों तरफ जो से खाई है और खाई में पानी रहता है, तो जल दुर्ग का उदाहरण भी हो सकता है और पारिक दुर्ग का उदाहरण भी अपन मान सकते हैं। फिर बात आती है पारिधि दुर्ग। देखिए जो पारिधि दुर्ग जो होता है, पारिधि मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पारिधि दुर्ग, तो पारिधि दुर्ग होता है वह किला जिसके चारों ओर परकोटा बना हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पारिधि दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा बना हुआ हो। और जो एक जो 8वां किला अपन पढ़ सकते हैं, दुर्ग पढ़ सकते हैं 8वां कि सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वो दुर्ग कहलाता है जिस किले में या जिस दुर्ग में सेना रहती हो या आर्मी रहती हो, ठीक है। जो सेना या सैन्य दुर्ग हो गया। अब देखिए ये इस शुक्रनीति जो पुस्तक में इस प्रकार से किलों को या दुर्गों को डिवाइड किया गया है। हालांकि मैं मानता हूँ भाई ज्यादातर ऐसे ही किले होंगे कि उस समय भाई जो युद्ध वगैरह होती रहती है तो भाई सेना तो रहती ही होगी, तो ठीक है। तो ये जो सैन्य दुर्ग है इसका भी एक अलग से डिवाइडेशन किया गया है या एक अलग से प्रकार बताया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस शुक्रनीति के अनुसार पूछ सकते हैं कौन कौन से किले होते हैं, कौन कौन से किले हैं, किलों को किस प्रकार से बांटा गया है। एक जो दुर्ग होता है सहाय दुर्ग, ठीक है, तो जिस किले में सहायता पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। सहाय दुर्ग जिस किले में या जिस दुर्ग में बाहर से सहायता पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब सहायता किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है ये अब आप भी समझ सकते हो कि कोई परेशानी आती होगी, कोई दूसरा जो बाहर से जो अटैक होता होगा, आक्रमण होता होगा, उस समय में किस प्रकार से चोरी छिपे से या जो गुप्त तरीके से सहायता पहुंचाई जा सकती है। शायद उसका जो एग्जाम्पल लिया हुआ होगा या ऐसा ही कोई प्रकार बताया होगा शुक्रनीति जो पुस्तक में, ठीक है। तो 9 प्रकारों की अपन बात किए हैं, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, एरण दुर्ग, धानवन दुर्ग, और जो वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिधि दुर्ग, और जो सैन्य दुर्ग, और लास्ट में जो अपन पढ़े हैं सहाय दुर्ग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। 9 प्रकार पढ़े हैं, 9 प्रकार अपन जानने की कोशिश किए हैं। अब आगे जो दुर्ग इनमें से किसी का एग्जाम्पल बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे गागरोन दुर्ग की। देखिए जो गागरोन दुर्ग है ये परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, गागरोन दुर्ग की बात करते हैं अपन विस्तार से। तो गागरोन दुर्ग है ये डोड परमार राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि परमाणु की एक जो शाखा होती है या शाखा होती थी डोड जो, ठीक है। डोड जो परमाणु की शाखा होती थी, डोड जो कोई शासक था या जो भी कोई सामंत था उसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। देख आपको कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो अपन कहां पर बात किए थे, ठीक है।
देखिए जो डोड परमार राजाओं के द्वारा ये गागरोन दुर्ग बनाया जाता है। तो ये डोड जो होती है परमारों की शाखा होती है। इस जो दुर्ग को ये डोड परमार यानी जो डोड परमार शासकों के द्वारा बनवाए जाने के कारण डोडगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि डोडगढ़ दुर्ग यानी डोडगढ़ किस दुर्ग का अन्य नाम है, या डोडगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। ये बात होगी है स्टार्टिंग वाली, कौन बनवाते हैं और इसका अन्य नाम क्या है। ठीक है, अब बात आती है स्थानीय नाम। इसका जो वहां पर जो गागरोन में या स्थानीय लोगों के द्वारा इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दुलरगढ़। ठीक है, स्थानीय नाम इसको यानी इसका है दुलरगढ़। अब बात आती है आगे कि जो इसको कौन जीतता है, यानी इन डोड जो परमारों को कौन हराता है। देवेंद्र सिंह खींची, चौहान राजा की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, खींची की भी अपन बात कर चुके हैं। जो खींची जो थे ये चौहानों की एक शाखा थी खींची। ठीक है, तो देवेंद्र सिंह खींची बीजल देव डोड को हराता है। जिस समय में जब ये जो चौहान जीतते हैं इसके किले को, या चौहान खुद के अधिकार में लेते हैं, तो उस समय भाई वहां का राजा कौन था, जो गागरोन का राजा कौन था, परमारों का डोड शाखा का जो बीजल देव था। ठीक है, तो ये देवेंद्र सिंह खींची जो चौहान राजा था, ये बीजल देव डोड को हराता है और गागरोन किले को जीतता है या गागरोन पर अधिकार करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आगे, थोड़ा सा इनका इतिहास भी जान लेते हैं जो यहाँ का। ठीक है, इन जो चौहानों का देखिए जो प्रताप सिंह खींची पढ़ते हैं अपन। ठीक है, प्रताप सिंह खींची के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत इतिहास से जो यहाँ का जो गागरोन का थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। वैसे अपन राजवंश अलग से यानी पढ़े हैं तब, जब यानी जो गागरोन की बात नहीं की थी इतिहास के राजवंश की। ठीक है, तो प्रताप सिंह खींची यानी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो प्रताप सिंह खींची के समय में यानी जो प्रताप सिंह खींची ने फिरोज तुगलक को हराया था। ठीक है, जो फिरोज तुगलक को प्रताप सिंह खींची हरा देते हैं। फिर यानी तुगलक वंश में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो फर्स्ट शासक रहता है तुगलक वंश का, जो गयासुद्दीन तुगलक रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए जो प्रताप सिंह खींची है, चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये फिरोज तुगलक को हराता है। अब बात आती है आगे। देखिए ये कालांतर में इनके एक छोटा भाई था। ठीक है, इनका छोटा भाई था अचलदास खींची। तो ये अचलदास खींची को राजा बना देते हैं। ठीक है, कौन बना देता है अचलदास खींची को राजा, यानी प्रताप सिंह खींची। भाई यार तू संभाल इस जो राज कार्य को, जो शासन को तू संभाल, यहाँ का जो भी जो व्यवस्था है इसको तू संभाल। अपने से तो भाई अपन तो अब साधु बनेंगे एक प्रकार से, भाई जो संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रताप सिंह खींची है अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राज प्रशासन जो राज कार्य है वो सौंप देते हैं और खुद संन्यास ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। ठीक, अब आगे बात आती है जो प्रताप सिंह खींची किस नाम से जाने जाते हैं, जो आगे भाई संत बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो संत पीपा के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, संत पीपा के नाम से। अपन जो संत संप्रदाय पढ़ेंगे वहां पर इनकी और बात कर लेंगे। यहाँ पर बात करना इसका मतलब है क्लास थोड़ी बड़ी करना, बार बार में एक फैक्ट को हर जगह पर यानी बात करना। तो अपन संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तब यानी वहां पर इनकी और बात कर लेंगे। प्रताप सिंह खींची की जो संत पीपा के रूप में ये जाने जाते हैं, कालांतर में भाई सन्यासी बन रहे हैं, अपने छोटे भाई अचलदास खींची को यानी यहाँ की जो कमान सौंप रहे हैं, जो प्रशासन संबंधी जो भी है कार्य उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो आगे और बात करते हैं कि अचलदास खींची की, प्रताप सिंह खींची की बात हो चुकी है, अब अचलदास खींची की बात करते हैं। अचलदास खींची के समय में यहाँ पर जो शाखा होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, 1423 में यहाँ पर जो शाखा होता है
ठीक है। 1423 की बात कर रहे हैं अपन अचलदास खिलजी के समय में। देखिए 1423 में मालवा का जो सुल्तान था होशंग शाह, ठीक है, मालवा का सुल्तान था होशंग शाह। तो ये यहां पर अटैक करता है, ठीक है, गागरोन पर हमला करता है। देखिए ये जो अटैक करता है गागरोन पर, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये जो गागरोन में जो पहला साका किया जाता है, एक तो सन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक राजा कौन रहता है यहाँ पर, और अटैक कौन करता है, तो मालवा का सुल्तान होशंग शाह करता है, यहाँ पर राजा रहता है अचलदास खिलजी, ठीक है। इस समय गागरोन का जो साका होता है, ठीक है, गागरोन का प्रथम साका होता है। साका में क्या क्या होता है, जोहर और केसरिया होता है, तब जाकर साका होता है। मैं आपको पहले सही तरीके से बता चुका हूं साका किस प्रकार से किया जाता है, जोहर यानी केसरिया किस प्रकार से होता है, जोहर किस प्रकार से होता है, एक ठीक है। तो यहाँ पर 1423 में प्रथम साका होता है, होशंग शाह आक्रमण करता है, राजा रहता है अचलदास खिलजी, ठीक है। अचलदास खिलजी की ये एक पुस्तक लिखी हुई है, अचलदास खिलजी के बारे में एक पुस्तक लिखी हुई है, अचलदास खिलजी वचनिका, शिवदास गार्डन की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। शिवदास गार्डन की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है, अचलदास खिलजी वचनिका। अचलदास खिलजी वचनिका पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो शिवदास गार्डन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी। इस जो पुस्तक में जो गागरोन में प्रथम साका होता है, इसका भी उल्लेख किया गया है, या इसकी भी जानकारी दी गई है। बात आती है आगे, अब कौन बनता है राजा, तो पालहन सिंह खिलजी की बात करते हैं। पालहन सिंह खिलजी के बारे में अपन बात करेंगे, तो इनके समय में भी एक साका होता है। ठीक है, पालहन सिंह खिलजी आगे अब राजा बनता है। तो अचलदास खिलजी का ये जो बेटा था पालहन सिंह खिलजी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो 1444 की बात है, पहले अपन बात किया है 1423 की, अब बात कर रहे हैं 1444 की, ठीक है। 1444 में यहाँ पर जो अटैक होता है वापस, ठीक है। अब जो अटैक कौन करता है, मालवा सुल्तान वापस यहाँ पर अटैक करता है, महमूद खिलजी फर्स्ट, ठीक है। महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का सुल्तान है इस समय, ये वापस गागरों पर 1444 में यानी अटैक करता है, आक्रमण करता है। अब यहाँ पर राजा कौन है, पालहन सिंह खिलजी जो अचलदास खिलजी के बेटे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो अटैक करते हैं तो वापस साका होता है। देखिए ये जो था गागरों का दूसरा साका, आप लिख लेना 1444 में गागरों का दूसरा साका होता है। राजा कौन था, तो पालहन सिंह खिलजी। जो अटैक करने वाला कौन था, तो मालवा सुल्तान महमूद खिलजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट, ठीक है। अब बात आगे और करते हैं, यहाँ पर किले की जो विशेषताओं की बात करते हैं, प्रॉपर रूप से अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं तो अब दुर्ग की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इतिहास रहा था यहाँ का, ठीक है। तो जो किले की जो विशेषताएं हैं, एक तो ये है पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो फैक्चुअल अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग निम्नलिखित में से किन नदियों के या किस किस नदियों के किनारे पर, किस नदियों के किनारे पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। तो काली सिंध और आहू नदी आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो यहाँ पर आप लिख लेना काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। तो पहाड़ी दुर्ग है। अब पहाड़ी दुर्ग है तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि बिना नींव के खड़ा किया हुआ जो दुर्ग है। अब देखिए पहाड़ी दुर्ग है तो पहाड़ी, जैसे मान लो ये पहाड़ी है इस प्रकार से, अब मान लो यहाँ पर जो ये दुर्ग बना हुआ है, तो अब देखिए अपने जो मकान बनाते हैं वो तो नींव भरी जाती है उनके नीचे, तो अब पहाड़ी पर है तो शायद वैसे ही मजबूत है यहाँ पर जो यहाँ का जो धरातल है, जो बेस लेवल है,
तो ये सीधा ही यानी डायरेक्ट पत्थरों पर यानी स्टार्ट कर दिया जाता है इसका जो निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन है पहाड़ी पर। तो ऐसा इसके लिए कहा जाता है। अपन और किलों के लिए भी पढ़ेंगे ऐसे कि वह सीधे चट्टान पर बना हुआ है, नींव नहीं भरी हुई है उसकी, तो इसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी पर बना हुआ है और बिना नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा है या बनाया हुआ है। अब इसके लिए जो बातें हैं वो भी थोड़ी समझने की कोशिश करना। इस किले के लिए ऐसा कहा जाता है कि दूर से देखने पर ये दिखता नहीं है, ठीक है। दूर से दिखने पर देखिए दिखता तो है लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ज्यादा दूर से देखते हैं तभी कि भाई वो किला है। अब ये पहाड़ी पर बना हुआ है इस प्रकार से, यहाँ तक जैसे पहाड़ी मान लो, अब ये इस प्रकार से हम ये किला है ऊपर। अब दूर से देखेंगे ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, पूरी पहाड़ी है। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पर्वतमाला जो और किला जो मिले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। पर्वत जो पहाड़ है और ये किला है जो दोनों एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर कोई भी चीज ऐसी प्रतीत हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन तो क्या ही बनेगा, लेकिन जो भी आपको जो बात है वो मैंने बताने की कोशिश की। आगे बात करते हैं। ये जो एक एग्जाम्पल की बात आती है, ये जल दुर्ग है। अपन अभी जल दुर्ग की बात कर रहे थे जिसके आसपास जल हो या जल राशि हो। तो मैं आपको अभी बता दिया ये काली सिंध और आऊ नदियों के किनारे पर है, तो कौन सा दुर्ग होगा, ये जल दुर्ग का उदाहरण होगा, ठीक है। तो आप लिख लेना ये जल दुर्ग का उदाहरण है। देखिए ये लिख लेना आप कि ये जल दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। देखिए जो जल दुर्गों में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, तो उनमें जो ऑप्शन में गागरोन दुर्ग जरूर आ जाता है। तो जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण गागरोन का किला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। अब आज ये बात करते हैं इसका जो परकोटा है, ठीक है। परकोटा, इस परकोटे को कहते हैं जालिम कोट। ऐसा कहा जाता है या ऐसा उल्लेख मिलता है अपने को कि जालिम सिंह झाला के द्वारा ये परकोटा तैयार करवाया गया था, ठीक है। तो इसके जो गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है इसको जालिम कोट भी कहते हैं, जालिम सिंह झाला के द्वारा बनाए जाने के कारण, ठीक है। तो जालिम सिंह झाला ने परकोटा बनाया था। इस दुर्ग का इस वजह से इसको जालिम कोट भी कहा जाता है। पारिक दुर्ग है, ठीक है। परकोटे की अपन पहले बात किए थे कि परकोटा जिसके हो तो वो पारिक दुर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो ये पारिक दुर्ग का उदाहरण भी है। इसके बाद में कहते हैं कि इसके चारों ओर जंगल है, पहाड़ी है, जंगल है पहाड़ी पर, तो जंगलों से घिरा हुआ है, तो इसको जंगल का उदाहरण या जंगल में स्थित है तो उसका भी अपन मान सकते हैं, वन दुर्ग भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात आते हैं एक किले की जो मुख्य इमारतों की बात करते हैं। इमारतें कौन कौन सी हैं? इमारतें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, कि भाई जो इमारत का नाम दे दिया जाएगा और निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी अपने लिए जानना जरूरी है। तो देखिए जो ये गागरोन किला है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, मधुसूदन मंदिर, ठीक है। मधुसूदन मंदिर है गागरोन किले में। और कौन कौन सी इमारतें हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। बुलंद दरवाजा, देखिए बुलंद दरवाजा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। लेकिन आप इतना तो जरूर ध्यान रखना कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा है गागरोन किले में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, ठीक है। संत हमीदुद्दीन की दरगाह है या मीठे साई की दरगाह। देखिए संत हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह नागौर में है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। इसको मीठे साई भी कहा जाता है, मीठे साई की दरगाह, ठीक है। संत हमीदुद्दीन की दरगाह है या मीठे साई की दरगाह है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। आगे और बात करते हैं। यहाँ पर कोटा राज्य की टकसाल भी है कि ये जो कोई टाइम कोटा के अधिकार में आया करता था, तो कोटा के जो राजा होते थे यहाँ पर अपनी जो टकसाल लगाते थे या जो यहाँ पर अपने सिक्के डलवाते थे। टकसाल आप सब जानते हो कि जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हो या सिक्के बनाए जाते हो, तो कोटा राज्य की टकसाल भी यानी यहाँ पर है गागरों में। जौहर कुंड है और एक अंधेर बावड़ी है, ठीक है, आप लिख लेना। जौहर कुंड भी यहाँ पर है और अंधेर बावड़ी है।
एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है गीतगराई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है गीतगराई। ये क्या होता है जो गीतगराई, ये क्या है, जो ये एक प्रकार से बिल्डिंग है, एक प्रकार से कोई स्थान है यहाँ पर गागरोन में। तो यहाँ पर राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। कोई ऐसा कैदी जो सरकार के खिलाफ बोल रहा हो या राजा के खिलाफ बोल रहा हो, ठीक है, उस समय में जो राजा ही सरकार होती थी, तो कोई राजा के खिलाफ बोल रहा हो या प्रशासन के खिलाफ बोल रहा हो, उस राजनीतिक जो कैदी है उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाएगा गीतगराई में और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। यह कंप्लीट हो चुका है गागरोन दुर्ग, ठीक है। तो गागरोन दुर्ग की जो बातें हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दुर्ग है, एग्जाम में गागरोन दुर्ग से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1423 और 1444 में यहाँ पर प्रथम और जो द्वितीय शाखा होता है, दो शाखे होते हैं, तो अपन बात कर चुके हैं दोनों शाखों की। एक तो 1423 में होता है प्रथम जो शाखा होता है, दूसरा शाखा होता है 1444 में। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, काफी प्रसिद्ध जो दुर्ग है। हालांकि अपन पहले से बात करते हैं चित्तौड़ का, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास रहा है, तो गौरवशाली इतिहास जैसे ही रहा तो फिर दुर्ग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबको आपको पता है कि चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ में स्थित है, ये भी थोड़ा सा आपको भाई पता नहीं हो तो लिख लेना, उसका यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्ट नाम आ रहा है वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। काली सिंध और आऊ नदियों के किनारे पर स्थित है और जो झालावाड़ में स्थित है, ठीक है, जो गागरोन वाला जो दुर्ग की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो राजस्थान का गौरव, एक प्रकार से इसका जो अन्य नाम अगर अपन बात करें तो अन्य नाम होगी तो राजस्थान का गौरव, और जो दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं इसको, और जो कहते हैं दुर्गों का तीर्थ स्थल, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करना कि राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको, दुर्गों का सिरमौर, और जो एक नाम इसको दिया गया है दुर्गों का तीर्थ स्थल। भाई जो भी दुर्गों में अपन एक तीर्थ स्थल के रूप में इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ का गौरवशाली इतिहास काफी अच्छा खासा रहा है, हाई लेवल का गौरवशाली इतिहास रहा है चित्तौड़ का। मेवाड़ की अपन बात करते हैं तो ठीक है, तो मेवाड़ के जो किलों में वैसे देखिए यानी कुंभलगढ़ पढ़ेंगे तो राजसमंद में पढ़ेंगे, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दुर्गों का राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और दुर्गों का तीर्थ स्थल, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। निर्माण, अब मैं बात बताने की कोशिश करूं, देखिए जो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका जो निर्माण एक अलग कैंडिडेट के द्वारा यानी बताया जाता है, और वैसे अपन पढ़ते हैं वो अलग कैंडिडेट के रूप में पढ़ते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जो दुर्ग का जो निर्माण करवाता है भीम करवाता है, जो पांडवों में से एक था, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था, जो पांडवों में से एक था जो भीम, ठीक है। भीम को आप कम से कम बातें तो सब सुन रखे हो, जानते तो नहीं हो, ठीक है, फेस टू फेस तो मिले हुए हो नहीं भीम से। अब बात आती है वैसे भाई इसका और अपन किसके द्वारा पढ़ते हैं भाई, किसने इसका निर्माण करवाया था, चित्रांग मौर्य के द्वारा ये जो दुर्ग है इसका निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया जाता है। चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया जाता है, इसकी कौन कौन जानकारी देता है, देखिए जयचंद सूरी की जो एक पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, ठीक है, गुजराती पुस्तक है जयचंद सूरी की कुमारपाल प्रबंध, ठीक है। जयचंद सूरी की पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध, एक गुजराती पुस्तक है। इसमें उल्लेख मिलता है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक जो पुस्तक और है वैसे अपन नाम उनका लेते आए हैं कविराजा श्यामल दास, ठीक है, कविराजा श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, तो इस पुस्तक में भी इसका उल्लेख है कि इसका निर्माण यानी चित्रांग मौर्य ने करवाया था, ठीक है। दो जगह से अपने को जानकारी मिलती है कि चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। एक तो
जयचंद जो सूर्य की पुस्तक है, कुमारपाल प्रबंध, इसमें इसका जो जानकारी मिलती है निर्माण की चित्रांग मौर्य द्वारा, और कविराज श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, इसके द्वारा भी इसकी जानकारी मिलती है कि चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात आते हैं कि यहाँ पर जो इनके द्वारा क्या क्या बनवाया गया है। अब एक भीमलत तालाब भी मिलता है, तो भीमलत तालाब के लिए ऐसा माना जाता है कि भीम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, भीमलात तालाब यहाँ पर है। तो भीमलात तालाब के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो भीम ने यहाँ पर जो पानी की कमी थी या जल की कमी थी, उस जल की कमी को पूरा करने के लिए लात मारकर या लात के द्वारा पानी उत्पन्न किया था यहाँ पर, तो भीमलात तालाब इसके नाम से पड़ता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। पहले की जो कथाएं होती है, पौराणिक कथाएं होती है, किंवदंतियां होती है कि भाई अपने तीर से पानी की धारा निकालना, लात से पानी निकालना। ठीक है, तो ध्यान रखना, भीम ने अपनी लात से यहाँ पर पानी निकाला था और वहां पर तालाब बन जाता है, तो वो कहलाता है भीमलात तालाब। चित्रांग के नाम पर यहाँ पर मिलता है चतरंग तालाब। ठीक है, एक तालाब का नाम है भीमलात और एक तालाब का नाम है चतरंग तालाब। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, भाई इस जो दुर्ग को चित्रकूट भी कहते हैं। अब चित्रकूट क्यों कहते हैं? चित्रांग मौर्य के नाम के कारण। ठीक है, चित्रकूट। ठीक है, चित्रांग मौर्य के द्वारा निर्माण करवाए जाने के कारण इसको चित्रकूट या चित्रकोट भी कहा जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, चित्रकूट भी लिख लेना, नहीं तो आप ये कहोगे चित्रकूट तो बताया नहीं। ज्यादातर चित्रकूट में होता है बुक्स में। ठीक है, अपने को कहीं पर भी ज्यादा चित्रकूट की बजाय चित्रकूट ज्यादा मिल जाएगा। बुक्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह आप देखोगे तो वहां पर चित्रकूट मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाए जाने के कारण इसको चित्रकोट या चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। बात आती है इसका जीर्णोद्धार कौन करवाता है, या इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है, या इसका रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? तो इसका रिकंस्ट्रक्शन या जो पुनर्निर्माण करवाता है कुंभा करवाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा लिख लेना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कौन करवाता है, तो कुंभा करवाता है। रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाता है, तो कुंभा करवाता है। बात आती है और आगे अब दुर्ग की, तो ये कहाँ पर स्थित है, किस पठार पर स्थित है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो मैसा के पठार पर स्थित है, और ये जो देखने पर, गौर करके देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कोई मछली की आकृति में बना हुआ है। ठीक है, तो मैसा के पठार पर स्थित है, मछली की जैसी इसकी आकृति है। दोनों पर लिखने की कोशिश करना। मैसा के पठार पर स्थित है, मीन की आकृति या मछली की आकृति में ये जो बना हुआ है मछली के जैसा ये प्रतीत होता है दूर से देखने पे। इसको गौर करके अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो कभी कर मत लेना, कभी कदम उठा मत लेना, अपने को तो पूरा या ढंग से ही मछली के जैसे ही इसके जो पंख वंख दिखने चाहिए। मछली के जो साइड वाले जो होते हैं तैरने वाले, जो उनको आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, जो पंखी बोलोगे तैरने के लिए। ठीक है, तो भाई मछली की जैसे ये दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है या प्रतीत होता है। मैसा का जो पठार है, इस पठार पर जो ये स्थित है। आगे और अपन बात करते हैं, ये कौन सी नदियों के किनारे पर है? गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पर स्थित। आप लिख लेना, ये गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पर स्थित है। इंपोर्टेंट फैक्ट है भी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे पर है, या कौन कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है? गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से बेडस और गंभीरी नदियों के किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, अब बात और आती है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला माना जाता है। देखिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी जौहर में भी काफी महिलाओं ने जौहर किया था। यानी जब यहाँ पर साका होता है 30-30 हजार जो लोगों का कत्लेआम करवाया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि काफी बड़ा किला होगा। यहाँ पर इतनी जो तादाद में जो सेना रहती होगी, तो भाई जो रहने का भी जुगाड़ तो करना ही पड़ता था उनका, जो सेना का रहने का जुगाड़ भी होता था। तो भाई रहती कहाँ पे होगी? तो भाई अगर सेना है तो फिर दुर्ग में रहती होगी। तो इसके लिए ऐसा पढ़ा जाता है या ऐसा उल्लेख मिलता है इस दुर्ग के लिए, ऐसा माना जाता है
कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। ठीक है, आवास का मतलब रहने वाला, जो रहने लायक किला है। यहाँ पर ज्यादा तादाद में जो लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिखने की कोशिश करना, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। जो किला है, इस किले में यानी जो एक अपन 9 प्रकार के किले अभी स्टार्टिंग में बात किए थे, 9 प्रकार के किलों की, तो उनमें से एक प्रकार को छोड़ दिया जाए तो बाकी अपने को सब मिल जाएगा। ठीक है, धानवन दुर्ग की विशेषता ही नहीं है, जो मरुस्थल वाला जो प्रकार है उसकी विशेषताएं यहाँ पर नहीं है। देखिए मरुस्थल तो कहाँ से आएगा, यहाँ पे पहाड़ी पर तो किला है, और मरुस्थल चित्तौड़ में कहाँ पे आएगा, मेवाड़ में कहाँ पे, यानी पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल अपन देख सकते हैं। तो इधर जो पश्चिमी राजस्थान के जो भी किले होंगे उनकी अपन बात करेंगे। ठीक, तो आपको ये लिखना है कि इस किले में धानवन दुर्ग, या ब्रैकेट में लिख देना मरुस्थलीय दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। इसका मतलब यह है कि और सभी दुर्गों की विशेषताएं हैं। जैसे अपन गंभीर और बेडस नदियां पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जल वाला तो है जुगाड़ भाई। जो पहाड़ी पर है तो भाई थोड़ा बहुत जो जंगल वंगल वाला भी होगा, पेड़ पौधे जो उग रहे होंगे तो भाई जंगल अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो परकोटा है, सेना इसमें रहती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ओनली धानवन दुर्ग की विशेषताएं नहीं है। इसके बाद में और अपन बात करते हैं कि इसके जो दरवाजे, इसमें यानी 7 दरवाजे बताए जाते हैं, या 7 दरवाजे बने हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचने के लिए, ठेठ ऊपर पहुंचने के लिए 7 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए अब बात आती है इसका जो महत्व क्या है। अपन वैसे जो मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे उस समय में बात कर लेते। मेवाड़ यानी दिल्ली से मालवा जाने वाले रास्ते पर ये जो स्थित है, दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते पर ये जो किला स्थित है। तो ये देखिए इसकी जो इस प्रकार से भी जो इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। व्यापारिक जो महत्व इसका काफी अच्छा रहा था। देखिए जो ये रणथंबोर वाला किला और एक अपन ये जो पढ़ते हैं जो ये चित्तौड़ वाला किला, इनका ये व्यापारिक महत्व इंपोर्टेंट था। बीच में फिर अगर बात करते तो आमेर की, जो भाई दिल्ली से माल और गुजरात जाते तो भाई आमेर वाले किले भी, लेकिन यानी जो ये आमेर वाले जो शासक थे इनका तो भाई जो राजाओं से जो दिल्ली वालों से या मुगलों से अच्छा कॉन्टेक्ट था या अच्छे संबंध थे। ठीक है, पहले से ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो इनसे इतना कोई ज्यादा लोड नहीं था मुगलों को। ठीक है, तो ये दो किले थे, यानी चित्तौड़ किला और एक ये रणथंबोर किला, तो दोनों दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाने वाले रास्तों पर थे, और इनके जो शासक थे वो एंटी रहते थे मुगलों से। ठीक है, तो व्यापारिक महत्व भी इंपॉर्टेंट था इनका। अब बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो इमारतें कौन कौन सी हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग की इमारतों के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। कुछ जो इमारतें हैं उनकी अपन बात जब राजवंश पढ़ रहे थे चित्तौड़ का, वहां पर भी बात कर चुके हैं। जैसे विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ का अपन ढंग से वहां पर बात कर लिए थे, तो विजय स्तंभ की यहाँ पे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे बिल्कुल नाम भी नहीं लिखे तो भी आपको पता है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, और विजय स्तंभ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या क्या है। ठीक है, वहां पर जब अपन विस्तार से बात कर लिए हैं, अगर वहां पर जो कुछ जो बातें छोड़ दिए थे या वहां पर जो दुर्ग के संदर्भ में अपन बातें नहीं कर रहे थे वो यहाँ पर अपन कर सकते हैं। तो चित्तौड़ दुर्ग में कौन कौन सी और इमारतें हैं। एक लाखोटा बारी है। ठीक है, लाखोटा बारी, ठीक है, लाखोटा बारी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बारी थी, ये जो खिड़की थी, 1 लाख रुपए देकर खुलवाई थी। भाई जो किसी को रिश्वत दिया होगा जो अलाउद्दीन खिलजी, तो ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लाखोटा बारी। इसके बाद में बात करते हैं नवलखा भंडार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो नवलखा दरवाजा और एक नवलखा भंडार। तो देखिए थोड़ा सा ये ध्यान ही रख लेना, नवलखा यानी नवलखा दरवाजा और नवलखा भंडार में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो नवलखा जो यहाँ पर अपन भंडार पढ़ रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पढ़ रहे हैं, नवलखा दरवाजा भी अभी पढ़ेंगे रणथंबोर दुर्ग में। तो नवलखा भंडार आप लिख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं तुलजा भवानी मंदिर, आप लिख लेना तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। देखिए आप ये जो पूरी लाइन टू लाइन नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप एक साथ जो एक सूची बनाते हैं अपन, जो एक लिस्ट बनाते हैं, इस प्रकार से लिख लो, यानी हेडिंग डाल सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की इमारतें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इमारत है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आप लिख सकते हो अपन जैसे बात किए थे अभी कि लाखोटा बारी,
जो सेकंड है जो नवलखा भंडार है, जो थर्ड है, ये जो तीसरा है तुलजा भवानी का मंदिर है। ठीक है, जो ये नवलखा भंडार और जो तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। अब बनवीर कौन है, तो बनवीर अपन पहले पढ़ चुके हैं। उड़ना राजकुमार, जिसे पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था, उसकी दासी का पुत्र था बनवीर। ठीक है, किस प्रकार से ये विक्रमादित्य को मार देता और उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह को पन्नादाई बचा लेती है। ठीक है, अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर। तो ये बातें अपन सब कर रखे हैं, ये सब कर चुके हैं पहले। तो ये जो तुलजा भवानी का मंदिर और जो नवलखा भंडार है ये बनवीर के द्वारा बनवाए जाते हैं। एक जो चौथी जो इमारत है, जो मंदिर है, काली का मंदिर है। तो काली का मंदिर भी आप लिख लेना, क्वेश्चन बनता है काली का मंदिर कहाँ पर है। तो काली का मंदिर है जो पहले सूर्य मंदिर था, यहाँ पर जो पहले शिव जी की मूर्ति थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने माता जी की मूर्ति लाकर रख दी, तो ये फिर काली का माता मंदिर कहलाने लगा। ठीक है, 4 जो इमारतों की अपन बात कर लिए हैं। एक लिंग जी अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, एक लिंग जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं सतबीस देवरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सतबीस देवरी कहाँ पर है, तो सतबीस देवरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, सतबीस देवरी क्या है, जैनों के 27 मंदिर है, तो 7 और 20 27, तो सतबीस देवरी मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब बात करते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तेज सिंह की रानी ने बनवाया था। ठीक है, जैतल देवी, तेज सिंह की रानी, यहाँ के जो शासक हुए थे यानी तेज सिंह, उनकी रानी थी जैतल देव, तो उन्होंने यहाँ पर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं। तो देखिए और आगे और जो आप याद खुद भी कर सकते हो भाई, जो कोई छोटे मोटे जो बिल्डिंग हो, छोटा मोटा जो कोई मंदिर हो, तो भाई एग्जाम में पूछ ले तो आप भी ऐड कर सकते हो। जो मुझे लगा भाई इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मीरा मंदिर भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मीरा मंदिर आप लिख सकते हो। गोरा बादल के महल आपको लगना चाहिए यार, गोरा बादल चित्तौड़ की तरफ से लड़ते हैं तो उनके महल तो जरूर होंगे ही यहाँ पर, तो गोरा बादल के महल भी है। एक खातड़ रानी का महल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, खातड़ रानी का महल। ठीक है, भाई कोई रानी थी खातड़ रानी, इसने कोई महल बनवाया हुआ या कोई राजा ने इसकी याद में जो महल बनवाया हुआ, तो खातड़ रानी का महल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। 9 गजा पीर की कब्र भी है यहाँ पर। ठीक है, 9 गजा पीर, कोई पीर बाबा रहा होगा, 9 गजा पीर की दरबार जो कब्र है। इसके बाद में जैन कीर्ति स्तंभ है, उसकी भी अपन पहले बात कर चुके हैं विस्तार से, तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना। विजय स्तंभ, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसकी भी विस्तार से अपन बात कर चुके हैं। ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट जो इमारतें हैं वो। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ किले की। ये चित्तौड़गढ़ किले की बात हो चुकी है कंप्लीट। अब कुंभलगढ़ किले की बात करेंगे। कुंभलगढ़ किले के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट किला है। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो, इसका ये ध्यान रखना भी राजसमंद में, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो राजसमंद में स्थित है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं बताना चाहूँ। इसकी एक तो ऊंचाई के लिए जो कोई स्टेटमेंट दिया गया उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी थोड़ी सी लंबाई का ध्यान रखना है। इसका जो परकोटा है इसकी थोड़ी सी लंबाई का ध्यान रखना है। जो परकोटा है 36 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। ठीक है, ये जो परकोटा है इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग का, ये 36 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसका जो परकोटा है, ठीक है, ये मान लो ये जो ये परकोटा सीधा ये मान लो, इस जो परकोटे पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। जो 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये जो कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है, ये परकोटा है, ये इतना चौड़ा है, इस परकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस दीवार पर 8 घोड़े या 8 घुड़सवार एक साथ घोड़े दौड़ा सकते हैं। देखिए आपको जैसे समझ में आए वैसे आप नोट करके लिख सकते हो या लाइन टू लाइन लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो ये परकोटा है 36 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए
ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश किया हूँ। ऊंचाई के लिए जो इसका स्टेटमेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इस जो किले के लिए है, अबुल फजल का है। अबुल फजल का, अबुल फजल ने इस किले के लिए कहा है कि इस किले को अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर देखने की कोशिश करता है, कि इस प्रकार से देखता है, तो उसकी गर्दन को इतना मूव करना पड़ेगा कि उसकी जो, अगर वो पगड़ी लगा रखा है तो उसकी पगड़ी नीचे गिर सकती है। भाई देखिए, नए लड़के ये मत सोचना हमारे तो पगड़ी नहीं है, हम तो कैसे देखें, हमारी तो पगड़ी नहीं गिरेगी। लेकिन जो बंदा पगड़ी लगाए हुए हैं सर पर, जो सिर पे टर्बन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पगड़ी को फेंटा सापा बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। अगर जो वो पगड़ी बांध रखा है, पगड़ी पहन रखा है सिर पे, वो बंदा इस दुर्ग को नीचे से खड़ा होकर ऊपर तक नजरें दौड़ाता है, उसकी जो किले का जो ऊपरी महल है, ऊपरी जो रूम है, जो भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो ऊपरी बिल्डिंग है सबसे ऊपर वाली, उसकी अगर चोटी को या ऊपर वाले लास्ट छोर को देखने की कोशिश करे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है ऊपर देखने पर। इतना जो यानी गर्दन को घुमाना पड़ता है, ठीक है, जैसे यानी सीधे ही मान लो एक प्रकार से, ठीक है। तो आप भी कभी कोशिश करना, कभी कुंभलगढ़ जाओ तो एक बार नीचे से देख के कोशिश करना, या एक बार कोई जो साफा टाइप का हो या कुछ और कोई रखे, कुछ चीज रख के देख लेना अपने सिर पे, और फिर देकर देखना ऊपर वाले छोर को, कुंभलगढ़ किले की, ठीक है। तो अबुल फजल इस किले के लिए कहते हैं कि इस किले को जो कोई बंदा नीचे से देखता है ऊपर की तरफ तो उसकी पगड़ी गिर सकती है। ये किला इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है, ये किला इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि कोई इसे नीचे से ऊपर देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाए या गिर सकती है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट किसका रहता है, ये कथन किसका रहता है, अबुल फजल का। किस किले के लिए रहता है, कुंभलगढ़ किले के लिए। कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है, राजसमंद में। इसका परकोटा कितना लंबा, 36 किलोमीटर लंबा। इसके परकोटे पर एक साथ कितने घुड़सवार दौड़ाए जा सकते हैं, 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात जेम्स टोड के लिए भी कर लेते हैं। ये अबुल फजल और जेम्स टोड ऐसे दो बंदे हैं, इनकी ये जो इनकी स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं अपन पढ़ते रहेंगे, पहले भी पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। चलते किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज की दूसरी जगह से तुलना कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जेम्स टोड और अबुल फजल तो इसी टाइप के हैं भाई। देखिए बड़े इतिहासकार रहे हैं, तो इनका जो स्टेटमेंट है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है या पूछा भी जाता है। तो यूरोप में एक किला है, एक दुर्ग है, एस्ट्रूगन दुर्ग, ठीक है। एस्ट्रूगन दुर्ग जो यूरोप में है, तो जेम्स टोड कहते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये तो यूरोप का जो किला है या यूरोप का जो दुर्ग है एस्ट्रूगन, उसके जैसा है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूगन दुर्ग से कौन करता है, तो जेम्स टोड करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोनों का ध्यान रखना अलग अलग। भाई अबुल फजल अलग ही कुछ कहते हैं, जो जेम्स टोड एस्ट्रूगन दुर्ग से तुलना करते हैं। जेम्स टोड को आप सब लोग जानते हो, हालांकि जेम्स टोड से भी आप मिले तो नहीं होंगे, लेकिन जानते हो ढंग से। बाहर का था बंदा लेकिन जानते सब राजस्थानी है इनको, ठीक है भाई। सब राजस्थानी का मतलब ये नहीं कि राजस्थान का बंदा था जेम्स टोड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदा तो बाहर का था, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर स्टूडेंट तो जेम्स टोड को जानते ही हैं, ठीक है। जेम्स टोड के बिना इतिहास कंप्लीट नहीं हो सकता राजस्थान का, ठीक है। हालांकि राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कहे जाते हैं जेम्स टोड। तो ध्यान रखना भाई, आगे भी पढ़ते रहेंगे अपन। अब बात आती है इसकी जो इमारतों की, यहाँ पर कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं, एग्जाम में जो पूछी जाती है। एक है कुंड है, मामादेव कुंड, इंपॉर्टेंट जो कुंड है, यहीं की थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं। मामादेव कुंड इमारत है, तो ये थोड़ा सा लिख लेना। जो मामादेव जो कुंड है, यहाँ पर जो कुंभा बैठकर जो पूजा कर रहा था और जो बेटे उदा ने हत्या कर दी थी, तो ये वहां जो शिव जी का मंदिर है, यहीं पर मामादेव कुंड के पास में जो शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ पर बैठकर कुंभा पूजा कर रहा था और उदा ने हत्या कर दी थी। मेवाड़ का पितरंता अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो वो जो शिवलिंग है मामादेव कुंड के पास में है। एक जो कोई कमरा उमरा है, मालिया है, झाली रानी का मालिया,
माड़िया जिसे अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं कमरा बोलते हैं, जो ऊपरी बिल्डिंग यानी जो अपन बोलते हैं ना, एक ये अपना मकान है जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक और जो बिल्डिंग है, तो भाई जो कोई कमरा उमरा है ऊपर वाला माड़िया बोलते हैं अपन उसको, तो झाली रानी का माड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो कोई एग्जाम में पूछ लिया होगा तो इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। कमरे तो जो रानी का तो होगा ही होगा, महल ही होगा, उसके लिए कमरा तो क्या ही होगा। ठीक है, तो झाली रानी का माड़िया आपको तो याद रखना है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ किले में। इसके बाद बात करते हैं कटारगढ़। तो कटारगढ़ आप सभी स्टूडेंट जानते हो भाई, कटारगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, तो कटारगढ़ कहाँ पर है? कटारगढ़ नामक जो इमारत है कुंभलगढ़ किले में है। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी महल पड़ते हैं, कौन सा है? कटारगढ़। ठीक है, तो कुंभा का निजी आवास था। तो आप लिखना जो अपन पहला तो लिखा मामादेव गुण, दूसरा झाली रानी का माड़िया, तीसरा लिखना कटारगढ़, ब्रैकेट में लिख लेना कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग या सबसे ऊपरी महल है। ये जो ब्रैकेट में लिख लेना, एक और फैक्ट, ये कुंभा का निजी आवास था। ठीक है, ये बात हो गई है। ये बात जो कंप्लीट हो चुकी है कुंभलगढ़ किले की, जो राजसमंद में स्थित है। ठीक है, इसके देखिए थोड़ी सी वापस में रिवीजन करूँ जो कुंभलगढ़ किले का, कि इसकी ऊंचाई के लिए अबुल फजल कहते हैं कि इस किले की ऊंचाई इतनी है, कोई बंदा नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर सकती है। इसका परकोटा है 36 किलोमीटर लंबा है। इसका जो परकोटा इतना चौड़ा है, या इसके जो परकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार घोड़े दौड़ा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी और अपन बात किए थे कि जो जेम्स टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना जो यूरोप के एस्ट्रोगन दुर्ग से की थी, इसमें जो अपन इमारतें पढ़े हैं, मामादेव कुंड पढ़े हैं, जो झाली रानी का माड़िया पढ़े हैं, ठीक है, और जो एक कटारगढ़ पढ़े हैं, जो कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी महल है और जो कुंभा का निजी आवास था। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है कुंभलगढ़ किले की। अब बात करते हैं रणथंभौर किले की। रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग। देखिए रणथंभौर दुर्ग जो 8वीं शताब्दी में वे जो चौहान राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ जो दुर्ग है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ दुर्ग है। देखिए इसके लिए अपन पढ़ते हैं जो किंवदंतियों के अनुसार, बता रहा हूं मैं पहले। ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार इसका जो निर्माण जो करवाया गया था रणथंभ देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कि रणथंभ देव का कोई यहाँ पर बंदा था। ये जो रणथंभ देव है इस किले का निर्माण करवाता है किंवदंतियों के अनुसार, बता रहा हूं मैं, जो ये रणथंभ देव के द्वारा निर्माण। ठीक है, वरना जो 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाते हैं जो चौहान शासक या चौहान राजा। ठीक है, जो भाई पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट का नाम पूछ ले तो रणथंभ देव करना पड़ेगा, वरना चौहान शासकों के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया जाता है। बात आती है इसकी जो आकृति या कौन सी पहाड़ी पर किस प्रकार की, जो किस आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है अंडाकार पहाड़ी पर। ठीक है, अंडाकार पहाड़ी पर जो ये बना हुआ है, अंडाकार पहाड़ी पर जो ये स्थित है, जो किला है रणथंभौर जो किला है सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए अंडाकार पहाड़ी की बात कर लिए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है अंडाकार पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जो रणथंभौर किला स्थित है। इसका और जो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो एक पहाड़ी पर जो मान लो, चलो ये अंडाकार जो पहाड़ी पर जो स्थित है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो किला है। ठीक, इसके लिए ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, आप कभी जाओ, मैंने भाई कभी जाकर देखा नहीं अभी तक, कभी आप जाओ देखने की कोशिश करना। इसके लिए ऐसा कहा जाता है, पढ़ने को मिलता है, ये जो अंडाकार पहाड़ी है, ये जो इस पर जो दुर्ग स्थित है, इसको अन्य छोटी छोटी जो पहाड़ियों ने घेर रखा है। ठीक है, पहाड़ियों ने, अन्य छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा। ठीक है,
तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंडाकार पहाड़ी पर जो ये दुर्ग स्थित है, इस दुर्ग को अन्य छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा है। देखिए और आगे अपन बात करते हैं, फिर अबुल फजल की बात करेंगे कि अबुल फजल इस किले के लिए एक अलग प्रकार का स्टेटमेंट देता है। भाई जो इसकी जो सुरक्षा के लिए या सुरक्षा को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए यानी स्टेटमेंट देता है अबुल फजल। अबुल फजल इस किले के लिए कहता है कि अन्य सभी किले नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है। सही समझने की कोशिश करना। अबुल फजल इस किले के लिए कहता है कि अन्य किले यानी अन्य सभी किले नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है। नंगे हैं, बख्तरबंद है, इसका मैं अर्थ बताने की कोशिश करूं। नंगे का मतलब ये समझ लो, कपड़े नहीं पहनता है जो किला है। जो यहाँ पर नंगे और बख्तरबंद का जो अर्थ लिया गया अबुल फजल के द्वारा कि उनको लग रहा है कि ये जो अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा है। छोटी छोटी पहाड़ियों पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल घेर रखा है इस किले को, इस दुर्ग को। तो भाई जंगल, ये जो कपड़े, एक प्रकार से जो अबुल फजल का मानना है कि जंगल के रूप में, इन छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में यह जो किला है कपड़े पहन रखा है। ठीक है, बख्तर का अर्थ होता है कपड़े। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, थोड़े से शब्दों पे मत चले जाना। भाई जो बख्तर का मतलब कपड़े, और कौन से किले पहन रखा है और कौन से किलों ने कपड़े पहन रखा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अबुल फजल के अनुसार जो मानना है कि अन्य सभी किले नंगे हैं। भाई जो और जो किले हैं इस प्रकार से छोटी छोटी पहाड़ियों से भाई गिरे हुए नहीं है, और जो भाई पेड़ पौधे से इस प्रकार से गिरे हुए नहीं होंगे। उनके अनुसार बता रहा हूँ, अबुल फजल के अनुसार जो उनकी सोच जो क्या बताती है। ठीक है, तो उनका मानना है कि छोटी छोटी पहाड़ियों और पेड़ पौधों के रूप में ये जो किला है कपड़े पहन रखा है। ठीक है, तो अन्य किले उनकी नजर में ऐसे नहीं है। तो इन जो इस किले को बख्तरबंद बताता है अबुल फजल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये पहाड़ी से गिरा हुआ है, जो पहाड़ियों पर, जो छोटी छोटी पहाड़ियों पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, यानी एक प्रकार से जंगल है, तो ये किसका जो उदाहरण होगा, जो किला है एरन दुर्ग का उदाहरण। ठीक है, एरन दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा किला एरन दुर्ग का उदाहरण होगा? तो एरन दुर्ग का तो एकमात्र ये किला हो जाएगा ऑप्शन में, और 3 किले अलग ही हो जाएंगे। भाई जो एरन से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो एरन दुर्ग का जो उदाहरण सही तरीके से ये जो रणथंभौर वाला किला माना जा सकता है। और भी अपन वैसे किले पढ़ चुके हैं, जैसे गागरोन वाला किला, वहां पर भी जंगल है। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर स्थित है, जंगल वंगल तो वहां पर भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो किला है एरन दुर्ग का उदाहरण है। अब और आगे अपन बात करते हैं कि ये जो रणथंभौर वाले किले के लिए भी मैं बता दिया था कि दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्गों पर या रास्तों पर स्थित है। ये बात हो चुकी है। इमारतों की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो भी इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है इसमें, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी के हाथ जोड़ दो और भगवान गणेश जी का नाम लिख लो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वहां पर भाद्रपद माह में जो मेला लगता है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। ठीक है, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को यहाँ पर जो गणेश जी के मंदिर में मेला लगता है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर जो रणथंभौर किले में। और बात करते हैं नौलखा दरवाजा। अभी अपन बात किए थे जो नौलखा भंडार की। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौलखा भंडार है और नौलखा दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो ये बात हो गई है। नौलखा दरवाजा जो इसका प्रवेश द्वार माना जाता है रणथंभौर किले का। इसके बाद आती है बात पद्मला तालाब। ठीक है, पद्मला तालाब। लिख लेना ये भाई, पद्मला तालाब इसकी जो मुख्य इमारत है। इसके बाद बात आती है 32 खंभों की छतरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वैसे अपन पहले भी बात करते आए हैं। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में स्थित है। ये कौन बनाता है, किस लिए बनाता है, किसकी याद में बनाई जाती है, ये भी अपन पहले बात कर चुके हैं। हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। जो हमीर शासक हुआ था, तो हमीर ने अपने पिता जयतर सिंह के
32 वर्ष के शासनकाल की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में, सॉरी रणथंभौर में। अब आपकी जिम्मेदारी है कमेंट बॉक्स में ऐड करो एक और 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है और किसकी याद में बनवाई गई थी। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। हर चीज ही बताना अपना, यानी मेरा ही उद्देश्य नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो आपको याद रखना भी जरूरी है। आप भी याद रख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करो देगा, वैसे मैं फिर बता दूंगा, आप नहीं बताओगे तो। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अकबर की टकसाल भी है यहाँ पर। तो अकबर अपने जो सिक्के डलवाता था रणथंभौर में डलवाता, तो अकबर यहाँ पर अपनी टकसाल भी स्थापित करवाता है। सुपारी महल, ठीक है, तो सुपारी महल भाई अजीब प्रकार का नाम है। सुपारी जो खाने की होती है या फिर किसी के लिए देने की होती है। ठीक है, सुपारी दो प्रकार से होती है, एक तो खाने की और एक किसी को या किसी के लिए देने की। देने वाली सुपारी वो आप सब समझते हो, खाने वाली तो हर कोई समझता है। ठीक, तो जोगी महल भी है यहाँ पर एक। ठीक है, जोगी महल, ठीक है, तो ये भी लिख लेना। ये बातें हो चुकी है रणथंभौर किले की। रणथंभौर किले के लिए वापस में बताऊं, 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ है, यानी किंवदंतियों के अनुसार रणथंभदेव के द्वारा बनवाया हुआ है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। अन्य ये जो दुर्ग है अन्य छोटी छोटी पहाड़ियों के द्वारा घेरा हुआ है। एरण दुर्ग का उदाहरण है। अबुल फजल ने कहा है इसके लिए कि ये यानी अन्य दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी किले नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, एरण दुर्ग का उदाहरण है, दिल्ली से गुजरा तो दिल्ली से मालवा जाने वाले रास्तों पर स्थित है। और इसके लिए अपन इमारतों की बात किया है, जोगी महल, सुपारी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, तो जो नवलखा दरवाजा है जो इसका प्रवेश द्वार माना जाता है, पदमला तालाब और 32 खंभों की छतरी भी अपन इसकी पढ़े हैं, जो देखें बात की है। अब बात आती है आमेर का किला। ठीक है, आमेर के किले के लिए भी अपन पढ़ लेते हैं और जैसलमेर का किला करके अपन आज की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। आमेर का किला जो इसकी आकृति की बात करते हैं तो ये महल के आकृति के रूप में है। ठीक है, आकृति की बात कर रहे हैं तो इसकी जो आकृति है ये महल नुमा आकृति का है, महल की आकृति में। इंपॉर्टेंट जो बात आप समझने लायक बात है कि महल की आकृति में कैसे है। तो महल तो बनाए जाते थे जो सौंदर्य की दृष्टि से या रहने की सोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो किला बनाया जाता सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए। अब देखिए हर राजाओं को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी, यार सुरक्षा जरूरी है। कोई दुश्मन आक्रमण कर देता है तो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए वो क्या करते थे, एक किला बनवाते थे, मजबूत किला बनाते थे, ऐसी जगह पर बनवाते थे कि कोई दुश्मन डायरेक्ट तो आक्रमण नहीं कर सकते। कोई बड़ी पहाड़ी पर जो किला बनवाते थे, कोई उसका जो परकोटा जो बड़ा या और मजबूत बनवाते थे। लेकिन जो आमेर वाला जो किला है ये महल की आकृति में है। और भी मैं आपको बात बताने की कोशिश करूंगा। आप खुद भी देख सकते हो भाई, आमेर का जो किला है उसके नीचे जो माउंटा है जरा सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता, हालांकि उसकी जो कुछ बात है वो मैं बताऊंगा। सुरक्षा की दृष्टि से उसमें अजीब प्रकार का या एक सही अलग ही प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये जो किला है एक सुंदरता के रूप में देखते हैं ना तो थोड़ा सा सही लगता है। और जो किलों की बात आती है वो सौंदर्य की दृष्टि से इतने वो नहीं लगते हैं। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूत हो सकते हैं और किले जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत भी माने जाते हैं और है भी वही। लेकिन आमेर का जो किला है सौंदर्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब सौंदर्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कैसे बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं, तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं और फिर मैं बता देता हूँ। इनके जो आमेर वाले जो शासक थे, जो जयपुर वाले जो शासक थे, कछवा शासक थे, इनके संबंध मुगलों से अच्छे खासे रहे थे। ठीक है, ये तो रिश्तेदारी कर लेते थे, यानी विवाह संबंध तक करते थे। इस सबसे पहले भी जो आमेर वाले ही अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिनके संबंध यानी जो और राजाओं के संबंध मुगलों से खराब चल रहे हैं और जयपुर वालों के संबंध मुगलों से अच्छे चल रहे हैं,
तो अच्छे चल रहे, इसका मतलब यह है कि वो तो आक्रमण करने जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी। ये उनके अधीनता में कहीं पे भी लड़ने चले जाते हैं, युद्धों में यानी प्रतिनिधित्व ये करते हैं, लीडरशिप उनके जो मुगलों के युद्धों की जो आमिर वाले करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो इनके ऊपर आक्रमण करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। संबंध अच्छे हैं तो आक्रमण क्यों करेंगे, संबंध खराब होते हैं तब आक्रमण करने की नौबत आती है। तो ये फिर अच्छे खासे सही तरीके से सौंदर्य की दृष्टि से, जो सुंदरता की दृष्टि से ये जो आमेर वाले यहाँ पर आमेर किले का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महल और जो किले में जो मैं अंतर बता दिया, महल बनाए जाते हैं सौंदर्य की दृष्टि से और किला या दुर्ग बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। आकृति इसकी महल के नुमा है, महल नुमा है, महल की जैसे है। बात आती है मानसिंह, तो इसका निर्माण करवाता है मानसिंह। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाता है मानसिंह करवाता है। इसका अन्य नाम काकिलगढ़ है, तो काकिलगढ़ इसका नाम कैसे पड़ता है वो भी मैं बताता हूं। अगर आप भी बताने की कोशिश, आप भी सोचने की कोशिश करना कि मानसिंह यहाँ पर जो किले का निर्माण करवाता है, इससे पहले जो यहाँ का कोई राजा रहा है वो भी तो कोई ना कोई जो अपने लिए कोई कमरे उमरे तो बनवाया होगा। इतना बड़ा जो महल नहीं बनवाया, किला नहीं बनवाया है, कुछ तो तैयार करवाया होगा। ये थोड़ी ना कि राजा है तो कोई झोंपड़ी में रह रहा है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो कातिल देव आता है और अपने लिए कुछ 2-4 रूम बनवाता है महल टाइप के, तो यहाँ पर जो भी जो कमरे उमरे थे, जो रहने का जो कातिल देव का जो स्थान था, उसी जगह पर ये मानसिंह आमेर किले का निर्माण करवाता है। तो यहाँ पर जो पहले थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रखा था उसी के अकॉर्डिंग पहले इसको अन्य नाम दिया गया है काकिलगढ़, या अन्य नाम से जाना जाता है काकिलगढ़। पे थोड़ा बहुत पहले भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखा था। ठीक है, कालांतर में फिर मानसिंह यहाँ पर आमेर जो ये बड़ा वर्तमान में जो किला है इसका निर्माण करवाता है। तो इसका निर्माण कौन करवाता है, मानसिंह। इसका अन्य नाम है काकिलगढ़। काकिलगढ़ क्यों कहा जाता है मैं बताने की आपको कोशिश किया हूँ, आपने भी समझने की शायद कोशिश की होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस किले पर जो कंस्ट्रक्शन, इस किले का जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया है, निर्माण कार्य करवाए गए हैं, इसमें शैली कौन सी दिखाई देती है ज्यादातर। अब देखिए, आप सोच के देखो, इनके संबंध किन से अच्छे हैं, मुगलों से। तो इनके संबंध मुगलों से अच्छे हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित कौन, किससे होंगे, मुगलों से। तो मुगलों की शैली से प्रभावित होंगे, तो मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। इस किले पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का दिखाई देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभाव मुगल शैली का किस किले पर दिखाई देता है, तो आमेर किले पर दिखाई देता है। ऐसे और किले दे देंगे, जैसे चित्तौड़ वाला, तो चित्तौड़ पर देंगे, दूर दूर तक ही नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चित्तौड़ वालों से तो कब बनती थी मुगलों की, बनती ही नहीं थी, लास्ट तक ही नहीं बन पाती थी। ठीक है, लास्ट में जाके संधि वंधि हो जाती है, उससे पहले ही यहाँ पर तो किला बना हुआ है। अब बात आती है और आगे और बात करते हैं। देखिए, अब जो थोड़ी सी सुरक्षा के लिए बता रहा था भाई, इसमें व्यवस्था की हुई है, तो इसमें एक भूल-भुलैया वाली व्यवस्था की हुई है। ठीक है, भूल-भुलैया। अब ये क्या है भाई, तो देखिए, एक जो फैक्ट तो पहले थोड़ा सा लिख लेना या समझ लेना। लिखना ऐसे आपको, लखनऊ किले की तर्ज पर इस किले में भी भूल-भुलैया का निर्माण करवा रखे हैं। ये लखनऊ किले की तर्ज पर इसमें भी भूल-भुलैया स्थित है। देखिए, लखनऊ का जो किला है उसमें भी भूल-भुलैया है। ठीक है, अब मैं भूल-भुलैया बताने की कोशिश करूं क्या है। देखिए, यहाँ के राजा सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को इस प्रकार से नहीं बनाते कि अपने ऊपर कोई भारी आक्रमण हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था की गई है इस जो किले में भूल-भुलैया। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में कोई अपनी मर्जी से घुस जाता है या एंट्री कर जाता है, कोई दुश्मन है जो एंट्री कर जाता है, वो दुश्मन या वो बंदा अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि कोई बंदा या कोई दुश्मन अपनी मर्जी से इस किले में एंट्री तो कर सकता है, लेकिन वापस निकलने में उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इस भूल-भुलैया या इन भूल-भुलैया की वजह से।
ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस जो बुलबुल इस प्रकार से बनाई हुई है कि एक जगह से अपन निकलने की कोशिश करते हैं तो वापस से घूम घाम कर उसी जगह पर बंदा आ सकता है। कि यह कड़ाचूक हो सकता है, एक प्रकार से ढापाचूक बोलते हैं, कड़ाचूक बोलते हैं अपन जो स्थानीय भाषा में, उस प्रकार से यहाँ पर कड़ाचूक या ढापाचूक हो सकता है बंदा निकलते समय। कि एक जगह से ये सोचेगा भाई यार अपन निकलने की कोशिश करें, इस बुलबुले में इस प्रकार के रास्ते हैं कि यहाँ से निकलेगा, वापस ही चक्कर काट कूट के ये वापस ही घूम घाम कर उसी जगह पर आ सकता है बंदा, या आ जाता है। ये बुलबुलैया ऐसे है। कभी आप भी जाओ तो देखने की कोशिश करना, एक रास्ते से निकलोगे तो घूम घाम कर वापस ही उस रास्ते पर आ सकते हो, या कोई दूसरे रास्ते में जा सकते हो, भटक सकते हो। कि रास्ता भटकने वाला है इन बुलबुलैया का। ठीक है, तो आपको सही समझ में आ गई होगी। या कभी आपको मौका मिले जाने का तो एक बार देख के आना, या आप भी भटकते हो नहीं भटकते हो। ठीक है, अगर भटक जाओ तो आवाज लगा देना गाइड को, ठीक है, गार्ड को, तो निकाल देंगे। वैसे अब तो निकल सकते भाई, ये उस समय की जो व्यवस्था थी। आजकल तो लोग कैसे न कैसे निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात और आगे करें तो इमारतों की करते हैं। तो ये जो किला है इसमें इमारतों की बात आती है। दीवाने आम और दीवाने खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादातर स्टूडेंट इनके बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये कौन से किले में, देखिए जो जयपुर में जयगढ़ है, नारगढ़ है, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन जो दीवाने आम और दीवाने खास है आमेर के किले में है, इनके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा ये क्या थे। तो दीवाने आम तो ये है कि जो राजा जहां पर आम लोगों से, जो आम आदमियों से बातचीत करता था, मीटिंग करता था, आम दीवाने आम तो ये हो गया। दीवाने खास कि जो राजा जो खास आदमियों से, जो खास लोगों से मीटिंग करता था या बातचीत करता था। तो ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास समझ में आ गया होगा। आम जो होगा खास खाएगा, खास आदमी खाएगा, आम और खास। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे भी आप ध्यान रख लेना। अब थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूं दीवाने खास की। यहाँ पर ठीक है, जो दीवाने खास है इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शीश महल किस किले में स्थित है? आमेर किले में स्थित है। शीश महल दीवाने खास को ही कहते हैं। ये जो है शीश महल है, इसमें जो कांच होते हैं ना, जो शीशा होता है, शीशे की जड़ाई की हुई है। ठीक है, अगर आप भी जाकर आपकी जो मोबाइल की टॉर्च है उसको जला के और ऊपर जो फोकस मारोगे या ऊपर जो टॉर्च को दिखाओगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई तारे चमक रहे हो। ठीक है, तो आप वहां पर अगर घूमने जाते हो तो आपके पास गाइड आएंगे, गाइड आकर बोलेंगे हमें आप पेमेंट दीजिए, फीस दीजिए, हम आपको सही तरीके से घुमाएंगे यहाँ पर। और वो जाकर फिर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। आप जाओगे तो आप तो कोशिश, आपको क्या पता आप फर्स्ट बार जा रहे हो या फर्स्ट टाइम जा रहे हो कि यहाँ पर इस प्रकार से दिन में भी तारे दिखते हैं, तो फिर वो गाइड कोशिश करेगा आपको दिखाने की। मोबाइल की टॉर्च जलवाएगा या खुद के मोबाइल की टॉर्च जलाएगा और वो ऊपर दिखाएगा और वो कहेगा आप एक बार देख के, यानी देखिए, और आपको प्रतीत होगा कि तारे चमकते ना, वैसे अपने को प्रतीत होता है। तो दीवाने खास से, यानी खास लोगों से दीवाने खास में मिलेगा राजा, जिसको शीश महल भी कहते हैं। वहां पर दिन में तारे दिखाई देते हैं। आपको भी अगर दिन में तारे देखने हो तो दीवाने खास में चले जाना, शीश महल में चले जाना। ठीक है, बात आगे और करते हैं। सुख मंदिर, यश मंदिर और सुहाग मंदिर, तीनों जो बिल्डिंग्स हैं, जो तीनों इमारतें हैं, यहाँ पर स्थित हैं आमेर किले में। सुख मंदिर, सुहाग मंदिर और यश मंदिर, इन मंदिरों में मूर्तियां नहीं है। ये जो रानियों के लिए रहने के लिए महल थे, तो जो महल थे इनको मंदिर की संज्ञा दी गई है। सुख मंदिर, यश मंदिर और सुहाग मंदिर जो रानियों के लिए महल थे, मूर्तियां नहीं है भाई, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बात आती है दौलताराम का बाग या दौलाराम का बाग। ठीक है, तो दौलाराम का बाग भी यहाँ पर स्थित है। और अपन बात करते हैं केसर क्यारी। तो केसर क्यारी आप लिख लेना, केसर क्यारी इंपॉर्टेंट है। केसर क्यारी कहाँ पर स्थित है? आमेर किले में। तो आमेर किले से नीचे जो माउंटा है, माउंटा के ऊपर जो केसर क्यारी बनी हुई है। तो मिर्जा राजा जय सिंह का सपना था, मिर्जा राजा जय सिंह का प्लान था कि यहाँ पर भी केसर की खेती की जानी चाहिए। मिर्जा राजा जय सिंह ने कोशिश की थी, हालांकि जो प्लान है फेल हो जाता है। वर्तमान में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलता है। माउंटे के ऊपर जो एक बिल्डिंग है, माउंटे के पास में टच करती हुई जो बिल्डिंग है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चलता है नाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर केसर क्यारी है। तो यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की थी, प्लानिंग की थी, लेकिन प्लान फेल हो जाता है।
तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। माउंटा जलाशय ये आपको पता होगा या पता है सब लोगों को, माउंटा जलाशय भी आमेर किले के नीचे है। देखिए इसके बाद में और अपन बात करते हैं शिला माता मंदिर। शिला माता मंदिर की पहले बात कर चुके हैं। मान सिंह लाते हैं बंगाल से केदार को हरा के, ठीक है, शिला माता को लेकर आते हैं यहाँ पर आमेर के मेलों में स्थापित करवाते हैं। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की भी बात कर चुके हैं, यहीं पर है, ठीक है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है आमेर किले से नीचे है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। मैं खुद जो मेरे जो देखा हुआ बता रहा हूँ, मुझे जहां तक लग रहा है ये जो मंदिर है आमेर किले से नीचे या किले की तलहटी में स्थित है। तो आप लिख लेना अंबिकेश्वर मंदिर आमेर किले में स्थित है। जो किले के पास वाले जो बिल्डिंग्स है, जो किला देखने जाएगा वो बंदा, या किले के यानी दृष्टि से जो वहां पर जो रहन सहन के लिए जो भी छोटी मोटी बिल्डिंग्स जो बनवाई गई है, जो मंदिर बनवाए गए हैं, तो किले के अकॉर्डिंग ही माने जाएंगे, जो किले में ही माने जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बात हो चुकी है आमेर किले की। वापस मैं बताने करूं आमेर किले की बात, तो आमेर किला महल आकृति में है, ठीक है। इस पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इसका निर्माण मान सिंह करवाता है। इसका जो अन्य नाम काकिलगढ़ भी है। इसका जो यानी लखनऊ किले की तर्ज पर इसमें भी भूल भुलैया का निर्माण करवाया गया है, या लखनऊ किले की जैसे ही इसमें भी भूल भुलैया है। इसकी जो इमारतें हैं उनकी अपन बात करते हैं। इसमें इमारतें दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास को शीश महल के रूप में भी जाना जाता है, शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। सुख मंदिर, यश मंदिर और सुहाग मंदिर, ये तीनों है जो रानियों के महल थे। इनमें कोई मूर्तियां नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बात करते हैं दौलाराम का बाग, केसर क्यारी, माउठा जलाशय और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर है आमेर किले में, ठीक है। शिला माता का मंदिर भी यहाँ पर है, जो आमेर किले में जो मान सिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर लाता है शिला माता की मूर्ति और आमेर के किले में, आमेर के महलों में स्थापित करवाता है, ठीक है। ये बात हो चुकी। बात आती है जैसलमेर दुर्ग की, जो अपना आज का लास्ट दुर्ग है, आज की क्लास का लास्ट दुर्ग है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का जो लास्ट दुर्ग पढ़ रहे हैं। 5 दुर्ग अपन पढ़ चुके हैं। आज का जो दुर्ग जैसलमेर दुर्ग पढ़ते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। जैसलमेर दुर्ग की वैसे अपन बात तो कर चुके हैं पहले भी। देखिए जैसलमेर दुर्ग की बात आती है तो 1155 में इसका निर्माण करवाता है बाटी राजा जयसल। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, बाटी राजा जयसल इसका निर्माण करवाता है 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आपने नोट कर ली होगी। वैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। बात आगे आती है त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके बाद में आगे और बात करते हैं। देखिए थोड़ी मैं समझाने की कोशिश करूं। त्रिकुट पहाड़ी का मतलब है तो 3 कूट की कोई पहाड़ी है, पहाड़ी का जो आकार है 3 कूट जैसा यानी जो तिकोने जैसा प्रतीत होता है, तो त्रिकुट इसका नाम रखा गया पहाड़ी का। तो त्रिकुट पहाड़ी पर ये जो स्थित है जो किला है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है जो इसकी आकृति, तो त्रिकुट पहाड़ी पर जो स्थित है तो इस किले की आकृति भी त्रिभुजाकार होगी। यार आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जिसका बेस ही इन त्रिकुट या त्रिभुजाकार है तो वो जो किला भी त्रिभुजाकार ही बनेगा, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी है तो इसके ऊपर किला का जो निर्माण भी त्रिभुजाकार ही हो पाएगा। हालांकि भाई देखिए थोड़े शब्दों पे जाने की कोशिश मत करना। आजकल जो कारीगर होते हैं वो 3 कूट वाली जगह में भी 4 कूट की जो बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि जो त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति का किला बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ये किस प्रकार से दिखाई देता है, किस प्रकार से अपने को प्रतीत होता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कोई शेर अंगड़ाई ले रहा, ठीक है। शेर अंगड़ाई लेते शेर के समान ये प्रतीत होता है, ऐसा इस किले के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है। ऐसी बात अपने को इस किले के लिए जाननी पड़ती है।
यह उल्लेख अपने को मिलता है। अंगड़ाई लेते शेर के समान ये प्रतीत होता है, ये जो दिखाई देता है। इसके बाद में और अपन बात करें, इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है, कहते हैं कि जो रेत के समुद्र में जैसे जहाज खड़ा है ना, वैसे प्रतीत होता है। ठीक है, रेत के समुद्र में जैसे कोई जहाज लंगर डाल रखा हो, तो वैसे ही ये प्रतीत होता है कि जैसे रेत का जो समुद्र है। अब आप सोच के देख सकते हो कि वहां पर जैसलमेर में पानी वाला समुद्र तो कहां से आए भाई? ऐसा कोई समुद्र जो रेत का समुद्र हो या रेत भरी हो उस समुद्र में कोई जहाज अपने लंगर डाले खड़ा हुआ हो। लंगर मैं समझाने की कोशिश करूं, देखिए जो जहाज किनारे पर आकर खड़ा होता है ना, तब वो किनारे पर जो अपने जो जंजीरों से बांधा जाता है किनारे पर, भाई जो वापस जो पानी में यानी तैरने नहीं लग जाए, ठीक है, तो जंजीरों से बांध दिया जाता है। ठीक है, कोई वीडियो वगैरह देख लिया करो, उसमें दिख जाएगा आपको जो जंजीरों से बांधा जाता है, बड़े बड़े खूंटों से कोई भी जो व्यवस्था कर रखी होती है, तो उसको बोलते हैं लंगर, या खड़ा हुआ होता है उसको लंगर डालना ही कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में, कि रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान ये प्रतीत होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है पीले पत्थरों की। ये पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो ये सवर्णगिरी इसको कैसे कहा जाता है? सवर्णगिरी इसको क्यों कहा जाता है? गिरी का मतलब आप सब लोग समझते हो, पर्वत, पहाड़ी। ठीक है, सवर्णगिरी का किला इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है, पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। तो इसके ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, आप भी सोच सकते हो, ये सूर्य की जो रोशनी इन पीले पत्थरों पर अगर पड़ती है तो कैसा कलर दिखाई देगा, कैसा रंग प्रतीत होगा। ये तो है नहीं कि सूर्य की किरणें पीले पत्थरों पर पड़े और अपने को काला प्रतीत हो। ठीक, आप भी सोच सकते हो पीला ही दिखाई देगा या चमकीला पीला दिखाई देगा। चमकीला पीला किस धातु का रंग? सोने का। ठीक है, तो इस सोने की जैसे प्रतीत होता है जब सूर्य की किरणें इन पीले पत्थरों पर गिरती है तो या पड़ती है तो इसलिए इसको सवर्णगिरी भी कहा गया है। सवर्णगिरी का किला भी कहा जाता है, गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक, ये बात आ गई। अब फिर बात आती है अबुल फजल की। तो अबुल फजल इसके लिए कहते हैं केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है या ले जाती है। मैंने पहले बता दिया, अबुल फजल चलते फिरते कुछ भी कह देते जैसे उनको प्रतीत होता। तो बड़े इतिहासकार रहे हैं अबुल फजल, तो उनके जो स्टेटमेंट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अपने को याद करना पड़ेगा कि कौन कहता है कि पत्थर की टांगे ही जैसलमेर किले तक या जैसलमेर तक ले जा सकती है या पहुंचा सकती है। तो अबुल फजल कहता है, किस किले के लिए कहता है? जैसलमेर किले के लिए कहता है। ठीक है, तो आप लिख लेना, अबुल फजल के अनुसार केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। ठीक है, शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ठीक है, शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर यानी बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा, काठ मतलब लकड़ी और जो पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, का यानी शरीर कीजिए काठ का यानी शरीर लकड़ी का कीजिए, पग कीजिए पाषाण, पाषाण कीजिए पत्थर के, बख्तर कीजिए लोहे का यानी बख्तर का मतलब है कपड़े। पहले अपन में बात कर चुके हैं रणथंभौर के लिए। तो बख्तर कीजिए लोहे का यानी कपड़े लोहे के पहनोगे तब ही जैसलमेर किले तक पहुंच सकते हो। ठीक है, शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ठीक है, अब बात आगे करें। इस किले के निर्माण में ऐसा कहा जाता है चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। आप लिख लेना कि जैसलमेर किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप भी यार सोच के देखो, चूने का निर्माण कार्य अगर अपन करवाते हैं तो उसमें पानी की प्रॉपर आवश्यकता पड़ती है। चूने को गलाने के लिए, चूने को गीला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। देखिए चूने में तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, उसको गलाया जाता है, पानी बहुत ज्यादा सोखता है चूना। ठीक है, आपने किसी ने देखा होगा चूने का जो निर्माण कार्य है, तो भाई काफी पानी चाहिए होता है उसमें। तो अब जैसलमेर में पानी की तो वैसे ही कमी, तो भाई चूने का कार्य तो संभव ही नहीं है यहाँ पर। तो जो चूने का जो कार्य इस
किले के निर्माण में नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे पानी नहीं है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जो किला, ये जो जैसलमेर किला है, इसका जो कुछ पार्ट है उसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। इस किले में चूने का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ये नोट आपको डालना है। इसकी छतें लकड़ी से बनी हुई है। अब ये मत सोच लेना आपके पूरे किले की छत ही लकड़ी से बनी हुई है, कुछ जो पार्ट होगा, कुछ जो रूम वगैरह होगा, जो कुछ जो भाग होगा किले का, उसकी छत लकड़ी से बनी हुई होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में बात करते हैं इसके परकोटे की। तो इसका जो परकोटा है घाघरे नुमा है, ठीक है। इसका जो परकोटा है, इसका जो परकोटा है जो घाघरा नुमा बना हुआ है। अब मैं बताने की कोशिश करूँ घाघरा नुमा कैसे है। देखिए आप फोटो देखना है जैसलमेर किले की, जैसे ये किला है, ठीक है, ये किला है। अब ये देखिए इस प्रकार की जो पहाड़ी पर है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से पहाड़ी है, जैसे अपन जो घाघरा आप जानते हो जो महिलाएं पहनती है, महिला को एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र होता है, जो कपड़ा होता है, जो पहनने का, शरीर पर पहनने का, घाघरा बोलते हैं, जिसको लहंगा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे महिलाएं जो कमर पर जो लहंगा पहनती है, जो घाघरा पहनती है, वो भी इसी प्रकार का जो होता है घाघरा, ठीक है, ठीक। ये घाघरा हो गया भाई, ठीक है। महिलाएं कमर पर बांधती है, ये जो घाघरा हो गया। इसी प्रकार से जो घाघरा होता है, ठीक है। तो ये जो दूर से देखते हैं या कोई फोटो में देखते हैं ना इस किले को, तो ये भी ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे घाघरा नुमा या घाघरे के समान, ठीक है। महिलाएं बांधती है घाघरे को या लहंगे को कमर पर, ठीक है, तो कमर पर बांधती है, तो इस वजह से यह घाघरा नुमा दिखता है। और घाघरा नुमा दिखता है इसी वजह से इसको कमर कोट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये घाघरा वाली जो बात है, ये कमर वाली जो बात है, समझाने का तात्पर्य, जो समझाने का जो आशय यहाँ पर जो है अपना, इसीलिए है कि इसको कमर कोट भी कहते हैं। कमर कोट इसलिए कि जो घाघरा है कमर पर बांधा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और घाघरे नुमा आकृति में ये प्रतीत होता है, तो आप दोनों प्रकार से लिख लेना। इसको, इसका जो परकोटा है घाघरे नुमा है, और यह जो कमर कोट भी कहलाता है, इसका जो परकोटा है जो, ठीक है। अब इसके बाद में और जो फैक्ट की बात करते हैं, इसमें देखिए ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें 99 बुर्जें बनी हुई है, ठीक है। इसमें जो 99 बुर्जें बनी हुई है, कि किसी भी किले में सर्वाधिक जो बुर्जें बनी हुई है वो जैसलमेर दुर्ग में है। राजस्थान के किलों में सबसे ज्यादा जो बुर्जें बनी हुई है जैसलमेर किले में बनी हुई है, और 99 बनी हुई है। अब मैं बुर्ज बताने की कोशिश करूं, जो किले के जो चारों तरफ जैसे जो ये बुर्जें इस प्रकार की होती हैं, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। इन पर जो कोई सैनिक वैनिक रख देते होंगे, तो सुरक्षा के लिए, जो चौकसी करने के लिए या दूर तक नजरें डालने के लिए, भाई यहाँ पर आप बैठिए, ठीक है भाई। इस प्रकार से भाई बुर्ज, इनको बोलते हैं बुर्जें। जैसे आगरा ताजमहल के देखते हो आप, जो चारों तरफ जो इस प्रकार की जो बुर्जें बनी हुई है, ठीक है, वो बुर्जें ही हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो जैसलमेर किले में जो 99 बुर्जें बनी हुई है, जो सर्वाधिक बुर्जें हैं, ठीक है, ये सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है जैसलमेर का किला। और एक जो बात मैं बताता आया हूँ आपको, जब भी जैसलमेर किले की बात होती है, सत्यजीत रे एक बड़े फिल्मकार हुए हैं। सत्यजीत रे ने इस किले पर एक फिल्म बनाई है, सोनार किला, ठीक है। आप लिखना चाहोगे लिख लेना, क्वेश्चन बन सकता है सोनार किला किस फिल्म यानी किस किले पर आधारित फिल्म बनाई गई है, या उसके डायरेक्टर कौन है, तो सत्यजीत रे के द्वारा यानी सोनार किला इस किले के रूप यानी इस किले पर आधारित फिल्म बनाई गई है। अब बात आती है इस किले के, भाई 2009 के आसपास या 2009 से पहले यानी ढहने के प्रयास लगाए गए, तो भाई ये जो किला जल्दी ही टूटने वाला है। तो भाई गवर्नमेंट को लगता है भाई टूटेगा तो टूटेगा, अब इसका क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस भाई जो टूटने लायक है, तो बेस का कैसे रिकंस्ट्रक्शन करवाए अपन, तो टूटेगा तो ठीक है, टूटने दो भाई क्या करें। तो इस किले के लिए एक 2009 में डाक टिकट जारी किया जाता है, भाई टूट रहा तो टूटने दो, लेकिन इसकी याद में 2009 में एक डाक टिकट जारी किया जाता है। हालांकि आज भी खड़ा है भाई किला, ये भी लिख लेना, 2009 में इस किले पर डाक टिकट जारी किया जाता है, ठीक है। किले की गिरने की अफवाह फैलती है इस वजह से।
अब बात और आगे आती है कि इस किले में इमारतें, इमारतों की बात मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप लिखना, ज्यादा इमारतें नहीं है, 2 से 3 जो इमारतें पड़ेंगी इसमें। एक तो है जिनभद्र सूरी भंडार, ठीक है, जिनभद्र सूरी भंडार, इसमें जो इमारत है, यहाँ पर जो प्राचीन हस्तलिखित जो पुस्तकें हैं उनका संग्रह या संकलन किया गया है, यहाँ पर रखी हुई है। प्राचीन हस्तलिखित हैंड रिटन जो बुक्स हैं या ग्रंथ है उनको या उनका संग्रह किया गया है, जो जिनभद्र सूरी भंडार है वहां पर, ठीक है। तो एक इमारत है जिनभद्र सूरी भंडार। दूसरी है पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर, तो ये भी लिख लेना, पार्श्वनाथ मंदिर। दूसरी बिल्डिंग की बात हो गई। तीसरी बिल्डिंग की अपन बात करते हैं जेसलू कुआ, ठीक है, जेसलू कुआ यहाँ पर स्थित है जैसलमेर किले में, जेसलू कुआ, ठीक है। राजा जैसल के नाम पर इसका नाम पड़ता है जेसलू, ठीक है। तो जेसलू कुआ कहाँ पर है? जैसलमेर किले में। जेसलू के जो राजा जेसल के नाम पर इसका नाम पड़ता है जेसलू। ये कुछ बात है, ये कुछ बातें हुई है। ये जो राजस्थान के जो 6 किलों के बारे में अपन पढ़े हैं, ये जो 6 किले हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, ठीक है। आगे और राजस्थान में जो किले हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।